हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को, और वो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल। अर्थात राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं पाई गई हैं और उनके कौन कौन से पुरातात्विक स्थल राजस्थान में पाए गए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। इससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी होती है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.dsgurji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास की। इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्राचीन इतिहास को। प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल, ये राजस्थान के सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्राचीन सभ्यताएं या स्थल हैं, इन्हें हम जानेंगे जटिल भूजैविकीय संरचना के लिए राजस्थान को जाना जाता है। इस संपूर्ण प्रदेश को अरावली पर्वतमाला दो भिन्न भागों में बांटती है। जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि अरावली जो है राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके इधर अलग जलवायु पाई जाती है, इधर अलग जलवायु पाई जाती है। इसी के कारण अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। इस पर्वतमाला के पूर्व का भाग हरा भरा है तो पश्चिमी भाग बलुई स्तूपों वाला रेगिस्तान है। प्रागैतिहासिक काल में विश्व दो भूखंडों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा हुआ था। इन दोनों भूखंडों के बीच 33 सागर था। राजस्थान के मरुस्थलीय मैदानी भाग 33 सागर को नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पाट दिए जाने से बने, जबकि गोंडवाना लैंड के एक अंश के विलग होकर उत्तर की ओर खिसकने से राजस्थान के अरावली पर्वत एवं दक्षिणी पठार बने। तो इस तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ है। अब जानते हैं यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं एवं पुरातात्विक स्थलों को। तो इतिहास को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जो इतिहास से पहले का हो। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल और इसके बाद है ऐतिहासिक काल। इन तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसा काल जिसके संबंध में मानव के इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसमें हमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इसके बाद आता है ऐसा काल जिसके संबंध में लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसी भाषा में वो लिखे हुए हैं, ऐसी लिपि में वो लिखे हुए हैं कि उनको अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके संबंध में लिखित सामग्री मिली है और उनको पढ़ा भी जा सकता है, और इनके साहित्य भी बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अभिलेख भी प्राप्त हुए। तो इनसे इतिहास के बारे की बहुत सारी जानकारी ऐतिहासिक काल में मिली है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख सभ्यताएं मिली है और उनके कौन कौन से स्थल यहाँ पर मिले हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहली है कालीबंगा। कालीबंगा मिली है हनुमानगढ़ जिले में और ये बसी हुई है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। आहड़ मिला है उदयपुर में, और आयड़ या बेड़स नदी के किनारे ये बसा हुआ स्थान है। गिलुंड राजसमंद जिले में मिला है और बनास नदी के किनारे बसा हुआ स्थान है। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ स्थान है। बालाथल उदयपुर में मिला है और ये बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ स्थान था। गणेश्वर सीकर में मिला है और कांतली नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। रंगमहल हनुमानगढ़ में मिला है और ये भी सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। ओझियाना क्षेत्र भीलवाड़ा में मिला है और खारी नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। नोह मिला है भरतपुर में और ये रूपा रेल नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला है और बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। जोधपुरा ये जयपुर में मिला है, तो आपको जोधपुरा नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला है और ये स्थित है साबी नदी के किनारे। सुनारी मिला है झुंझुनू में और ये भी कांतली नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। तिलवाड़ा मिला है बाड़मेर में और ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। रेड मिला है टोंक में और ये ढील नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। गरदड़ा स्थल मिला है बूंदी में और ये छाजा नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। बेराट ये जयपुर में मिला है और बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। कोकानी क्षेत्र मिला है कोटा में और ये परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है बल्लू खेड़ा।
बल्लूखेड़ा चित्तौड़ में मिला है और एक गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। इसके बाद है राजस्थान के जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो पुरातात्विक स्थल है, एक तो है कुराड़ा, इनसे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशंस में बनते हैं। एक तो है कुराड़ा जो नागौर जिले में मिला है, साबणिया बीकानेर जिले में मिला है, एलाना मिला है जालोर जिले में, झाड़ोल मिला है उदयपुर जिले में, मलाहा मिला है भरतपुर जिले में, चितवाड़ी मिला है जयपुर में, कोल माहौली मिला है सवाई माधोपुर में, नंदलालपुरा मिला है जयपुर में, बूढ़ा पुष्कर मिला है अजमेर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में मिला है, चक 84 श्री गंगानगर में, तरखान वाला श्री गंगानगर में, नैनवा बूंदी में मिला है और धौली मगरा उदयपुर में। ये जो सारे क्षेत्र हैं ये पुरातात्विक स्थल है राजस्थान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्थल। इसके अलावा है पुंगल जो बीकानेर में मिला है, किराड़ौत जयपुर में मिला है, एकल सिंहा अजमेर में, बाशम बसई अलवर में, वरमान सिरोही में, बड़ोपल हनुमानगढ़ में, बरौर श्री गंगानगर में और शिशोल क्षेत्र मिला है बूंदी जैसलमेर, बूंदी में मिला है, कुंडा व ओला मिला है जैसलमेर और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद है तिपटिया, तिपटिया मिला है कोटा में और डडीकर मिला है अलवर में। इसके बाद है डाडाथोरा, डाडाथोरा मिला है बीकानेर में, ये लघु पाषाणकालीन स्थल है। जहाजपुर ये भीलवाड़ा में मिला है और इसे महाभारतकालीन स्थल माना जाता है। दर भरतपुर में मिला है और ये भी एक पाषाणकालीन स्थल है। कोटड़ा झालावाड़ में मिला है, जायल नागौर में मिला है और ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। खुरडी मिला है पर्वतसर नागौर में, खानपुरा मिला है झालावाड़ में, चंद्रावती भी झालावाड़ में मिला है, पीलीबंगा हनुमानगढ़, थेहड़ भी हनुमानगढ़ में मिला है, लाछूरा भीलवाड़ा में, आलनिया कोटा में, भरनी टोक में, मरमी गांव चित्तौड़गढ़ में, आहेड़ा अजमेर में, सुखपुरा टोक में और रेलावन बारा में मिला है। इसके बाद हम इनको बहुत ही ब्रीफली भी इनको पढ़ेंगे कि ये क्षेत्र किस किस से संबंधित हैं और कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र मिले हैं। इसके अलावा सभ्यताएं किस तरह से यहाँ पर पनपी, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान के पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल वो काल था जिस समय मानव ने पत्थरों को उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने पत्थरों का तो यूज तो किया ही सही, उनके औजार भी बनाए। इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान में इस समय के आदि मानव द्वारा प्रयुक्त जो प्राचीनतम पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। 1.5 लाख वर्ष पुराने वो मिले हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में इस काल के बनास, बेड़च, गंभीरी व चंबल आदि नदियों की घाटियों तथा इनके समीपवर्ती स्थानों से प्रस्तर युगीन मानव के निवास करने के प्रमाण मिलते हैं। ये जो नदियां हैं, बनास नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे गंभीरी और चंबल नदी की जो घाटियां हैं, इनके समीपवर्ती स्थानों पर पाषाण कालीन यानी कि प्रस्तर युगीन मानव के निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल यानी कि ऐसा पाषाण काल का ही दूसरा रूप जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के खुरदरे औजार प्रयोग में लिए जाते थे। वर्ष 1870 में सीए हैकर ने जयपुर व इंद्रगढ़ में हैंड एक्स और एशुलियन और क्लीवर नामक औजारों की सर्वप्रथम खोज की थी। हैंड एक्स एक इस तरह का औजार था और इससे कुछ चीजें काटने का उपयोग उनके द्वारा उस समय किया जाता होगा। ऐसे औजार वहां पर जयपुर व इंद्रगढ़ में मिले हैं। इसके बाद है प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल। प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थलों की अगर राजस्थान में बात की जाए तो ये मिला है ढीगरिया पड़ता है जयपुर में, मानगढ़ नाथद्वारा हमीरपुर भीलवाड़ा में, मंडपिया चित्तौड़ में, बिंगोद भीलवाड़ा में और देवली टोक में। ये प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल राजस्थान के माने जाते हैं। आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ भी लिया जा सकता है। एक तरफ आपको दे दिया जाएगा प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल, एक तरफ उनके नाम दे दिए जाएंगे और ये भी पूछा जा सकता है कि इनको सुमेलित कीजिए, तो इस तरह से दिया जा सकता है। इस काल में मानव के राजस्थान में जयपुर, इंद्रगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में विस्तृत होने के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के विराटनगर, भानगढ़, ढीगरिया आदि स्थानों में हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्थान हैं, यहाँ पर हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष मिले हैं। विराटनगर में शैलाश्रयों एवं प्राचीन गुफाओं से पुरापाषाण काल से उत्तर पाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई है। विराटनगर से ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा नगर है जहाँ से पुरापाषाण कालीन और उत्तर पाषाण कालीन दोनों प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, तो वो स्थान है विराटनगर।
विराटनगर के शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से कुछ चित्रित शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं। इसमें मानव आकृति मिली है, व्याघ्र की आकृति मिली है, 12 सिंगा का वर्णन है और सूर्य आदि का चित्रण मिला है, और ये मिले हैं भरतपुर के दर नामक स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। आप मैप भी बना सकते हो और वहां पर मैप के आधार पर भी लिख सकते हो, इससे आपको जल्दी याद होगा और ध्यान में भी आपके जल्दी आएगा। बी ऑल चिन ने पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे तथा जालौर जिले के बालू की टीलों में पाषाण युगीन उपकरणों की खोज की है। पूरा पाषाण कालीन मानव का भोजन कंदमूल रहता था, फल रहता था, मछली तथा शिकार से ये वन्यजीव प्राप्त करते थे, और ये जो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, इनसे ये इन्हीं मछलियां और जानवरों का शिकार किया करते थे। इस काल में मृतक के शरीर को जंगली जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति मर जाता था उस समय, तो वो क्या करते थे, उसके शरीर को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे, और जंगली जानवर उसके खाने को उसे खा जाते थे और उसके कोई अवशेष शेष नहीं रहते थे। इस समय मानव आग जलाना सीख चुका था, लेकिन पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। मनुष्य ने आग जलाना तो सीख लिया था, पत्थरों से आग वो जला लिया करते थे, लेकिन उनके पास जो पहिया था, पहिए का आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था। तो पहिए के आविष्कार के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस काल में पत्थर से निर्मित उपकरण एवं हथियार चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के तट पर भैंसोड़गढ़, नावगढ़ से बेड़च एवं गंभीरी नदी के तट पर खोर, नगरी, ब्यावर, खेड़ा, बड़ी आदि से बनास नदी के तट पर भिलवाड़ा में जहाजपुर, बिगोद, देवली, हमीरगढ़, खुरियास, मंगरोप, कुंवारिया, गिलुंड आदि से मिले हैं। जोधपुर जिले में भी मिले हैं लूनी नदी के तट से गुहिया, और बांडी नदी की घाटी में सिगारी तथा पाली से मारवाड़ में शिकारपुरा, समदड़ी, पीचक, भांडेल, सोजत, धनेरी, धुंधाड़ा, पिपाड़ एवं उम्मेदनगर से मिले हैं। और झालावाड़ की अगर बात की जाए तो झालावाड़ में गागरोन से मिले हैं। अजमेर में सागरमती के तट पर गोविंदगढ़ से, कोटा जिले में परवन नदी के तट पर तथा टोंक जिले में बनास नदी के तट पर जगन्नाथपुरा तथा सियालपुरा, तारावट, गोगासला, भुवान, भरनी आदि से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में अपन ने पढ़ा कि मनुष्य ने पत्थर जलाना तो सीख लिया था, पत्थरों के औजार बनाना उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उनके औजार नुकीले नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उनके औजार नुकीले नहीं थे, खुरदरे औजार वो बनाया करते थे। लेकिन अभी तक भी जो पहिया है उसका आविष्कार नहीं हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ये ऐसा काल है जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के नुकीले औजार बनाना स्टार्ट किया था, यानी कि वो पत्थरों के औजार बनाने में और ज़्यादा कुशल हो गए थे। इस काल के उपकरणों में स्क्रैपर एवं पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है, जो अपेक्षाकृत छोटे, हल्के एवं कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। यह उपकरण मिले हैं लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में, चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी की घाटी में तथा विराटनगर से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल तक मानव पशुपालन सीख चुका था, लेकिन उससे कृषि का ज्ञान नहीं था। मनुष्य ने पशुपालन करना तो स्टार्ट कर दिया था इस काल में, यानी कि वो अपनी जरूरत के आधार पर पशुओं को पालते थे, उनसे उनको मांस प्राप्त होता होगा, दूध प्राप्त होता होगा या अन्य चीजें उनको प्राप्त होती होगी, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन अभी तक भी उन्होंने कृषि करना नहीं सीखा था। अब हम जानेंगे उत्तर पाषाण काल, जिसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। यह काल माना जाता है 5000 ईस्वी पूर्व से, और नवपाषाण काल में कृषि द्वारा खाद्य उत्पादन किया जाने लगा तथा इस काल में पशुपालन उन्नत हो चुका था। यानी कि पहले तो मनुष्य एक या एक से अधिक पशुओं को पालता होगा, लेकिन उसके बाद वो समूह में पशुओं को पालने लग गया, तो उसकी जरूरत के आधार पर वो ज्यादा पशुओं को पालने लग गया। इस तरह से वो उन्नत हो चुका था पशुपालन भी, और कृषि करना भी मनुष्य ने सीख लिया था। इसके बाद है राजस्थान में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च व गंभीरी नदियों के तट पर, चंबल व बामनी नदियों के तट पर, भैंसोड़गढ़ एवं नवाघाट से, बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़, जहाजपुर एवं देवली के गिलुंड से, लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी से, टोंक जिले में भरनी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव ने घर बनाना सीख लिया था, यानी कि वो पहले तो घुमंतु तरह से रहते थे, कहीं पर भी रह लेते थे, जहाँ पर भी उनको पानी या अच्छी सुविधाएं मिल जाती थी वहीं पर रह लेते थे। लेकिन अब मानव क्या करते थे, घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। मृतकों को समाधियों में गाड़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहले ये क्या क्या करते थे, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन नवपाषाण काल में एक इनमें चेंजेस आया, और इन्होंने क्या किया, इनके जो मृतक होते थे ये इन्हें समाधियों में गाड़ दिया करते थे। तो यानी कि मृतकों को गाड़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
प्रसिद्ध पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी है। नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति कहा है, इसलिए कहा है एक तो कृषि का विकास उसमें मध्यपाषाण काल में हो चुका था, लेकिन इसके बाद इन्होंने और कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, घर बनाकर ही रहने लग गए थे और मृतकों को गाड़ना भी स्टार्ट कर देते, यानी कि अब साफ सफाई से अच्छे ढंग से रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसी के कारण इसे पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। नवपाषाण काल में समाज में व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। यही वो समय था जिसमें व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा का सूत्रपात हुआ। जो अच्छे कार्य करता था उन्हें अच्छी जाति का माना जाता था और जो अच्छे कार्य नहीं करता था उन्हें अच्छी जाति का नहीं माना जाता था। इस तरह से जाति प्रथा का सूत्रपात हो गया था नवपाषाण काल से ही। इसके बाद जानते हैं शैलाश्रयों के बारे में। शैलाश्रय क्या होते हैं? शैलाश्रय ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला और चंबल नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। एक तो औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, अस्थि अवशेष मिले हैं और अन्य सामग्री जिसका वो उपयोग करते थे वो प्राप्त हुए हैं। इन शैलाश्रयों में सर्वाधिक आखेट से संबंधित चित्र उपलब्ध होते हैं। हो सकता है उस समय के लोग ज़्यादा आखेट करते हो, क्योंकि कृषि का उनको ज्ञान बहुत बाद में हुआ था, तो आखेट और शिकार पर ही वो निर्भर होंगे या कंदमूल फल वो खाते होंगे, तो इस वजह से आखेट से संबंधित चित्र वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। बूंदी में छाजा नदी तथा कोटा में चंबल नदी क्षेत्र अरनिया उल्लेखनीय है, यानी कि इस क्षेत्र पर ज़्यादा अवशेष उनके प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त विराटनगर, जयपुर, सोहनपुरा सीकर तथा हरसोरा अलवर आदि से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पुरातात्विक स्थलों की। सबसे पहले हम जानेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का राजस्थान की सभ्यता में बहुत बड़ा हाथ है और प्राचीन सभ्यता में इसको सबसे इम्पोर्टेंट स्थल माना जाता है राजस्थान के लिहाज से, तो इसी को जानेंगे। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्या होती है? कांस्य युगीन सभ्यता वो सभ्यता होती है जिसमें मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया गया था कांस्य का, कांस्य का उसके द्वारा उपयोग किया गया था। इसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, यानी कि मानव ने कांसा धातु को उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 यानी कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये माना गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। कार्बन डेटिंग पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें उस क्षेत्र में पाए गए कार्बनिक पदार्थों के आधार से पता लगा लिया जाता है कि ये कार्बनिक पदार्थ कितने पुराने हैं। इस आधार पर इसमें पता लगाया जाता है। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती यानी कि वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में बसा हुआ क्षेत्र था। अब नोट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी जान लेना चाहिए। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति तुषार क्षेत्र से मानी गई है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। घग्गर नदी को शोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसका बहुत सारे नाम है। मृत नदी से कहा जाता है, लेटी हुई नदी से कहा जाता है, घग्गर नदी भी कहा जाता है और शोतर नदी भी इसको कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान का शोक इस नदी को ही कहा जाता है। वर्ष 1952 में पहली बार अमलानंद घोष ने इसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की थी। 1952 में इसकी पहचान हुई। 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन में प्राप्त काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इसे कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात की जाए तो इसे कहा जाता है काली चूड़ियाँ। इस वजह से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। ऐसा पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देश के 2 बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और धोलावीरा गुजरात में है, और तीसरा है जो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। पहला हरियाणा का है, दूसरा गुजरात का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भूकंप अगर आया होगा तो वो कालीबंगा में आया था। इसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में मात्र शब्दात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी।
वैसे तो बहुत सी सभ्यताएं पाई गई है जहाँ पर पितृ सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी, लेकिन कालीबंगा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। कालीबंगा में कपाल छेदन प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा में कलश शवादान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई मंदिर ही नहीं था। कालीबंगा के समाज में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। पुरोहित सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रमुख माना जाता था। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता था। कालीबंगा में मिट्टी के भांडों एवं मुहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर कालीबंगा से बेलनाकार तंदूरा भी मिला है। बेलनाकार तंदूरा यहाँ से मिला है। कालीबंगा निवासी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर के साथ ऊंट तथा कुत्ता भी पाला करते थे। पाकिस्तान के कोट दीजिए नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते हैं। कालीबंगा के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया था। पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा और अपेक्षाकृत ऊंचा है तथा पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्षेत्र मिले हैं। इन दोनों टीले सुरक्षात्मक दृष्टि से दीवारों से घिरे हुए थे। दोनों को ही दीवारों से घेरा रखा था। यहाँ के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया था। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे तथा मकानों की नालियां, शौचालय तथा कुछ रास्ताओं में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, तांबे का बेल, जुते हुए खेत, सड़कें तथा मकानों के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, क्योंकि पहली तो हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी और तीसरी मानी गई है कालीबंगा। कालीबंगा से उत्खनन में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण हैं। यहाँ से प्राप्त हुए जुते हुए खेत में चना और सरसों बोया जाता था। इसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक ही समय में 2 फसलें उगाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें गेहूं तथा जौ एक साथ बोए जाते थे। ध्यान रखिएगा, गेहूं तथा जौ दोनों फसलें एक साथ इसमें बोई जाती थी। कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी तथा यहाँ पर नगर निर्माण नक्शे के आधार पर किया गया था। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता था। मकानों का जो गंदा पानी निकाला जाता था उसके लिए लकड़ी की नालियां बनाई हुई थी और उसका प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शव को दफनाते थे। इससे पहले जो पाषाणकालीन सभ्यता थी उसमें शवों को या तो शिकार के लिए छोड़ दिया जाता था या नवपाषाण काल में इनको दफनाया जाता था और इसके बाद कालीबंगा में भी शव को दफनाया जाता था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित मुहर प्राप्त हुई है। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष 1985 से 1986 में एक संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। कालीबंगा सभ्यता की लिपि सिंधुकालीन लिपि है के समान थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर इसको लिखा जाता था और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी भी प्राप्त हुई है। मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है आहड़, उदयपुर। आहड़ नामक ताम्रयुगीन सभ्यता उदयपुर में आयर नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। इसका एक अन्य नाम है धूलकोट और इसके उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर व्यापक उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल द्वारा 1954 में करवाया गया था। 1961-62 में यहाँ V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया द्वारा यहाँ संरक्षण उत्खनन करवाया गया था। आहड़ के उत्खनन अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से विजय कुमार और P.C. चक्रवर्ती भी उपस्थित रहे थे। डॉक्टर सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। यहाँ पर उत्खनन के फलस्वरूप बस्तियों के कई प्रकार प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। आहड़वासी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे।
आहड़वासी कृषि करते थे, चावल की खेती करते थे और पशुपालन करते थे, जिसमें कुत्ता, हाथी आदि को ये पालते थे। गिलुंड राजसमंद से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है। आहड़ से छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन तथा तांबे के उपकरण मिले हैं। ध्यान रखिएगा, आटा पीसने की चक्की यहाँ से प्राप्त हुई है, छपाई के ठप्पे भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि वो छपाई कार्य भी क्या करते थे और आटा भी ये पीसा करते थे। इस तरह का व्यवसाय भी ये किया करते होंगे। आहड़ के लोग मृतकों को कपड़े एवं आभूषण के साथ गाड़ते थे, यानी कि जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें कपड़े और आभूषण भी मिले हैं, इसलिए कहा गया है कि इन्हें आभूषण के साथ और कपड़ों के साथ गाड़ा जाता था। आहड़ के लोगों के अधिकांशतः आभूषण मिट्टी के मनकों के बने होते थे। अधिकांशतः आभूषण मिट्टी के मनकों के बने होते थे। आहड़वासी लाल और काले रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन तथा उनके घेरों में प्रयोग करना प्रमाणित हुआ है। चौथी बस्ती से 2 तांबों की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। आहड़ से अनाज रखने के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता है। आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं तथा 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनका समय 3 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशंस में 5 से 6 बार ये आ चुका है कि यहाँ से प्राप्त जो मुद्रा है उसमें क्या चित्रित है। तो इसमें एक और त्रिशूल है और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण है। इस पर यूनानी भाषा में लेख भी अंकित है। यहाँ लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाना तथा उससे उपकरण बनाना था। आहड़ से पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आहड़ से प्राप्त एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हों का प्राप्त होना संयुक्त परिवार व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तिपाई विधि से परिचित थे। आहड़ से मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है। इसके बाद आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गिलुंड, जो राजसमंद जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। यह ताम्रयुगीन सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से माना जाता है। वर्ष 1957 से 1958 में बीबी लाल द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ पर पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर आहड़ सभ्यता का प्रसार था तथा इसी के समय यहाँ मृद भांड, मिट्टी की पशु आकृतियां आदि के चित्र मिले हैं। गिलुंड के मृद भांडों पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी किया गया है। गिलुंड में उच्च स्तरीय जमाव में क्रीम रंग एवं काले रंग से चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हरण प्रकाश में आए हैं, पर यहाँ पर इस तरह की चित्रकारी भी की गई थी। गिलुंड में लाल एवं काले रंग के मृद भांड मिले हैं। इसके बाद है बागोर भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। यह पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। यह स्थल भीलवाड़ा की मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा की तहसील है मांडल और मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर ये स्थित है। इसके बाद है उत्खनन कार्य इसका हुआ था 1967 से 68 में। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर LS लेंसरिक व डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया। बागोर सभ्यता के 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाक्षतियों का टीला यहाँ पर मिला है। ध्यान रखिएगा, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल यहाँ पर मिला है। महाक्षतियों का टीला, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिनेशंस में 7 से 8 बार पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट करते थे। यहाँ उत्खनन से 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई है। बागोर में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि एवं पशुपालन यहाँ के लोग क्या करते थे? यहाँ के मकान पत्थर से बने थे तथा फर्श में भी पत्थरों को समतल कर जमाया जाता था। मकान भी पत्थरों के थे और फर्श भी पत्थरों के ही बने होते थे। इन्हें समतल कर जमाया जाता था। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरणों में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर तथा चांद्रिक आदि प्रमुख है। इसके बाद है बालाथल उदयपुर। उदयपुर में ये स्थान प्राप्त हुआ है। उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेडस नदी के निकट एक टीले के उत्खनन से यहाँ ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज हुई थी 1962-63 में डॉक्टर VN मिश्र द्वारा की गई थी। डॉक्टर VS सीधे, RK मोहंते, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे का संबंध इसी सभ्यता से माना जाता है। इन्होंने 1993 में इस सभ्यता का उत्खनन किया था। बालाथल में उत्खनन से एक
11 कमरे के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग बर्तन बनाने तथा कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते थे। बालाथल से लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। बालाथल से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, कपड़े का टुकड़ा यहाँ से मिला है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। और लोहा गलाने की 5 भट्टियां, यानी कि लोहे से वो अन्य उपकरण बनाया करते थे। पहले उसे गलाते थे, फिर उससे अन्य उपकरणों का निर्माण करते थे। बालाथल के उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां भी मिली हैं। बालाथल निवासी मांसाहारी भी थे। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। यहाँ से योगी मुद्रा में शवाधान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। बालाथल में अधिकांश उपकरण तांबे के बने प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग कृषि, शिकार तथा पशुपालन आदि से परिचित थे। बालाथल से प्राप्त बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ से बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां भी मिली है। इसके बाद बात करते हैं गणेश्वर, जो सीकर से प्राप्त हुआ क्षेत्र है। सीकर जिले में नीमका थाना स्थान से कुछ दूरी पर स्थित गणेश्वर से उत्खनन में ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह स्थान कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व को में विकसित हुई थी। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। पहली बार ऐसा स्थान है जहां से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। गणेश्वर में तांबे का बाण एवं मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइया, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या माता। यहाँ पर उत्खनन कार्य रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 ईस्वी में तथा विस्तृत उत्खनन 78-79 में विजय कुमार द्वारा करवाया गया था। गणेश्वर से उत्खनन में जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उन्हें कपीशवर्णी मृद पात्र कहते हैं। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से काले एवं नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं। गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं। गणेश्वर में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पेंचदार सिले वाली ताम्र पिन भी प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा आदि पालते थे। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है रंगमहल, और ये मिला है हनुमानगढ़ जिले में। रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा 1952-54 ईस्वी में किया गया। ये मृतभांड चाक से बने होते थे तथा ये पतले तथा चिकने होते थे। यहाँ से कुषाण कालीन तथा उससे पहले की 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में नाम अंकित 2 कांसे की सिलें भी मिली हैं। ब्राह्मी लिपि में नाम अंकित है और 2 कांसे की सिलें भी इसमें मिली हैं। यहाँ से उत्खनन में डॉक्टर हन्ना रेड को प्राप्त मिट्टी का कटोरा स्वीडन के लुंड संग्रहालय में संरक्षित है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। यहाँ के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था। यहाँ से प्राप्त मृदभांड मुख्यतः लाल व गुलाबी रंग के होते थे। यहाँ से गांधार शैली की मृत मूर्तियां, टोटीदार घड़े, घंटाकार मृद पात्र एवं कनिष्क कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। रंगमहल से ही गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। रंगमहल से बसने वाली बस्तियों के 3 बार बसने एवं उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। बेराट स्थान मिला है जयपुर में, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है राजस्थान के प्राचीन इतिहास में। बेराट जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोहयुगीन स्थल है। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1936 से 1937 में दयाराम साहनी द्वारा और 1962 से 1963 में नीलरत्न बनर्जी द्वारा तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। वर्ष 1873 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा के नाम से संबोधित किया गया है। मगध का राजा अशोक को कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म एवं संघ लिखा हुआ है। बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की
तथा 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। ध्यान रखिएगा, 16 जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये यूनानी शासक मिनेंडर की प्राप्त हुई हैं। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बेराट है। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। बेराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। बेराट से में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित है। यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था। यहाँ पर शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी एक मृद भांड से सूती कपड़े से बंधी मिली हैं। मृद भांड में सूती कपड़े से बंधी ये मिली है। ध्यान रखिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेराट सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोहा के तीर तथा भाले प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण शासक मिहिर कुल ने बेराट को नष्ट कर दिया था। 634 ईस्वी में हेनसांग विराटनगर आया था तथा उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेराट से शंखलिपि के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ से मुगल काल में टकसाल होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले सिक्के पर बेराट अंकित मिलता है। यहाँ बनेड़ी, ब्रह्मकुंड तथा जीर्ण गौर की पहाड़ियों से वृक्षभ, हिरण तथा वनस्पति का चित्रण प्राप्त होता है। इसके बाद क्षेत्र आता है ओजियाना जो भीलवाड़ा में मिला है। भीलवाड़ा के बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित यह स्थल ताम्रयुगीन आहर संस्कृति से संबंधित है। इस स्थल का उत्खनन BR मीना तथा आलोक त्रिपाठी द्वारा वर्ष 1999 से 2000 में किया गया था। यह पुरातात्विक स्थल पहाड़ी पर स्थित था, जबकि आहर संस्कृति से जुड़े अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे थे। यहाँ से वृषभ तथा गाय की मृणमय मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर सफेद रंग से चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा, मूर्तियां मृणमय है लेकिन चित्रण इन पर व्हाइट कलर का किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ माना जाता है। यहाँ से कार्नेलियन फियांस तथा पत्थर के मनके, संख्यम ताम्र की चूड़ियां तथा अन्य आभूषण भी मिले हैं। इस सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद क्षेत्र आता है नगरी। चित्तौड़गढ़ में ये क्षेत्र मिला है। नगरी नामक पुरातात्विक स्थल चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के तट पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका मिलता है। ध्यान रखिएगा, नगरी को मध्यमिका कहा जाता था। यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य वर्ष 1904 ईस्वी में डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा तथा तत्पश्चात 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के तथा गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नाम मध्यमिका पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यहाँ से घोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुआ है। नगरी सीवी जनपद की राजधानी रही है। यहाँ पर कुषाणकालीन स्थल में नगर की सुरक्षा हेतु निर्मित मजबूत दीवार बनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगरी की खोज 1872 ईस्वी में कालाइल द्वारा की गई थी। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। 4 चक्राकार कुएं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो स्थल मिला है वो है जोधपुरा। जयपुर जिले में ये स्थल मिला है। जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में साबी नदी के किनारे स्थित है। यह लोहयुगीन प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1972-73 में RC अग्रवाल तथा विजय कुमार के निर्देशन में हुआ था। जोधपुरा से ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक कपीशवर्णी मृदभांडों का 1.5 मीटर का जमाव प्राप्त हुआ है। यहाँ उत्खनन से प्राप्त ताम्रयुगीन मृदभांडों पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। यह सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था। जोधपुरा से लौह अयस्क से लौह धातु का निष्कर्षण करने वाली भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता में मानव ने घोड़े के उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। ध्यान रखिएगा, कौन सी सभ्यता है जिसमें मानव द्वारा घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो थी जोधपुरा में सभ्यता। जोधपुरा में मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग एवं छप्पर छाने का रिवाज था। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार चावल एवं मांस था। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य फली फूली। यह सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता स्थल है। जोधपुरा एवं सोनारी में से मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जानते हैं सोनारी, जो झुंझुनू में मिला है, जहाँ से मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बारे में जानते हैं। सोनारी नामक पुरातात्विक स्थल झुंझुनू की खेतड़ी तहसील में कातनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य हुआ था 1981 से 81 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। यहाँ से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। ध्यान रखिएगा,
लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां यहाँ पर भी मिली है और पहले भी एक क्षेत्र पड़ चुके हैं जहाँ पर भी मिली हैं। यहाँ से सलेटी रंग के मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी से मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा धान संग्रहण का कोठा प्राप्त हुआ है। सुनारी से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जिनमें काली पॉलिश युक्त मृद पात्र हैं। जोधपुरा नोह तथा सुनारी से सुंग तथा कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सुनारी के निवासी भोजन के चावल का प्रयोग करते थे तथा घोड़ों से रथ खींचते थे। सुनारी से लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग, लोहे का कटोरा तथा कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र भी मिले हैं। इसके बाद जो स्थल है वो है तिलवाड़ा, जो बाड़मेर में मिला है। तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1967-68 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया। यहाँ पर उत्खनन कार्य डॉक्टर VN मिश्र के नेतृत्व में करवाया गया था। यहाँ एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक विकसित सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ से उत्तर पाषाण युग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उत्खनन से 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं। यहाँ एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं के अवशेष मिले हैं। इसके बाद जो स्थल मिला है वो है रेड या टोक। इसके बारे में जानते हैं, ये टोक में मिला है। रेड टोक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। यह एक लोहयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1938-39 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में तथा अंतिम रूप में उत्खनन कार्य डॉक्टर केदारनाथपुरी के द्वारा करवाया गया था। रेड के उत्खनन से बड़ी मात्रा में मिलने वाले लोह उपकरणों तथा मुद्राओं के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक धातु केंद्र था तथा जहां पर औद्योगिक कार्य एवं निर्यात हेतु उपकरण एवं औजार बनाए जाते थे। रेड में उत्खनन 3075 आहत मुद्राएं तथा 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, 3075 आहत मुद्राएं और 300 मालव जनपद के सिक्के। यहाँ से यूनानी शासक अपोलोडोर्स का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। रेड में उत्खनन से हल्के गुलाबी रंग से मिट्टी का बना एक संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान प्राप्त हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्राप्त मृद भांड चक्र से निर्मित है तथा यहाँ से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। रेड के मृद भांडों में गोल रिंग वेल्स एक दूसरे पर लगा दिए जाते थे। रेड में पकाई गई मृत मातृ देवी व शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कर्णफूल, गले का हाल, चूड़ियां, पायजेब आदि आभूषणों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से आलीशान इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। रेड से मृतिका से बनी यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो संभवतः सुंग काल की मानी जाती है। यहाँ से मालव जनपद के 6 सेनापति सिक्के और एवं 7 वपू के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार मिला है। रेड से जस्ते को साफ करने के प्रमाण मिले हैं। रेड के निवासी मोटा एवं बारीक कपड़ा बनाने में सिद्ध हस्त थे। इसके बाद जो स्थान मिला है नगर, ये भी टोक में मिला है। इस पुरातात्विक स्थल टोक जिले में उनियारा कस्बे के पास स्थित है। इसे करकोट नगर कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम था मालव नगर। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1942-43 में श्री कृष्ण देव द्वारा करवाया गया था। यहाँ से बड़ी संख्या में मालव सिक्के तथा आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त मृद भांडों के अधिकतर अवशेषों का लाल रंग जो है वो रेड कलर का है। नगर में उत्खनन से गुप्तोत्तर काल के स्लेटी पत्थरों से निर्मित महिषासुर मर्दनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मोदक रूप में गणेश का अंकन, फणकारी नाग का अंकन, कमल धारण किए गए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। वर्तमान में नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। नगर के उत्खनन से 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगर से लाल रंग के मृद भांड एवं अनाज भरने के कलात्मक मटकों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है भीनमाल जो जालौर में मिला है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। यहाँ के मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की खुदाई से मृद भांड तथा शक क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भीनमाल से यूनानी दुहत्ती सुराही भी प्राप्त हुई है। यहाँ से रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र भी मिला है। यहाँ से ईसा की प्रथम शताब्दी एवं गुप्तकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। संस्कृत विद्वान महाकवि माघ गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मपुत्र का जन्म भीनमाल ही माना जाता है जन्म स्थान। चीनी यात्री हेंगसान ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। इसके बाद जो स्थल मिला है वो है नोह। ये मिला था भरतपुर में। वर्ष 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इस सभ्यता का समय 1100 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यहाँ से उत्खनन में विशालकाय यक्ष प्रतिमा तथा मौर्य कालीन पॉलिश युक्त चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से प्राप्त एक पात्र ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। ब्राह्मी लिपि में भी यहाँ पर लेख अंकित है एक पात्र में। यह लोहयुगीन सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त मांड काले तथा लाल वेर युक्त हैं। यहाँ पर एक ही स्थान से 16 रिंगवेल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण एवं चक्रकूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ से कुषाण नरेश हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नौह से ताम्रयुगीन, आर्ययुगीन तथा महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बरौर गंगानगर में यह क्षेत्र प्राप्त हुआ है। गंगानगर में सरस्वती नदी के तट पर इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। वर्ष 2003 में यहाँ उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता की प्रारंभिक तथा विकसित हड़प्पा काल से बांटा गया है। यहाँ के मृद भांडों में काली मिट्टी के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006 में यहाँ मिट्टी के पात्र में सेल खड़ी के 8000 मनके प्राप्त हुए हैं। यह स्थल हड़प्पा कालीन विशेषताओं के समान जैसे सुनियोजित नगर व्यवस्था, मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा विशिष्ट मृद भांड परंपरा आदि से युक्त है। यहाँ से बटन के आकार की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। इशवाल उदयपुर, यह लोहयुगीन सभ्यता है। प्राचीन औद्योगिक बस्ती यहाँ पर प्राप्त हुई है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में किया गया। यहाँ से लोहा गलाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से मध्य काल तक का प्रतिनिधित्व करने वाली मानव बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और ये प्राप्त हुए हैं 5 स्तरों से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहा गलाने का उद्योग विकसित होने के प्रमाण हैं। यहाँ से प्राप्त सिक्कों को प्रारंभिक कुषाण कालीन माना जाता है। इसके बाद है मौर्य सुंग कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था। उत्खनन में ऊंट का दांत, हड्डियां मिली हैं और यहाँ के मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। इसके बाद है लाछूरा मिला है भीलवाड़ा में। यह पुरातात्विक स्थल भीलवाड़ा जिले की आशीन तहसील में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1998-99 में DR मीना के निर्देशन में किया गया। यहाँ से 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक की सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव तथा पशुओं की मृण मूर्तियां, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी के मुहरे जिस पर ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर अंकित हैं, ललितासन में नारी की मृण मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले भी प्राप्त हुए हैं। जूना खेड़ा, ये क्षेत्र पाली में मिला है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज गेरिक ने की थी। यहाँ से उत्खनन में मिट्टी के बर्तन तथा साल भंजिका का अंकन मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से काले ओबदार कटोरे तथा छोटे आकार के दीपक भी प्राप्त हुए हैं। और क्षेत्र मिला है नलियाशर, यह क्षेत्र मिला है जयपुर में। जयपुर स्थित पुरातात्विक स्थल से चौहान वंश से पूर्व की सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में लिखित कुछ मोहरे प्राप्त हुए हैं। आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोश सेनियन सिक्के, कुषाण शासक हुविस्क, इंडो ग्रीक यधोयगण तथा गुप्तकालीन सिक्के, चांदी के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ से 105 कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। इस सभ्यता का समय 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके बाद जो क्षेत्र मिला है वो है कुराड़ा और ये मिला है नागौर में। यह ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से ताम्र उपकरणों के अतिरिक्त प्रणाली युक्त अर्घ्य पात्र भी प्राप्त हुआ है। किराड़ौत ये जयपुर में स्थित है। इस स्थल से ताम्रयुगीन 56 चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसमें अलग अलग आकार के 28 चूड़ियों की 2 सेट भी मिले हैं। इसके बाद है गरदड़ा, ये क्षेत्र मिला है बूंदी में। छाजा नदी के किनारे स्थित इस स्थान को पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है और यह देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। कोटड़ा, ये झालावाड़ में मिला है। इस स्थल का उत्खनन वर्ष 2003 में दीपक शोध संस्थान द्वारा किया गया था। यहाँ से 7वीं से 12वीं शताब्दी मध्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मलाह भरतपुर क्षेत्र में मिला है। यह स्थल भरतपुर जिले के घना पक्षी अभ्यारण्य में स्थित है। इस स्थल से अधिक संख्या में तांबे की तलवारें एवं हारपून प्राप्त हुए हैं। कर्णसव मिला है कोटा से। इस स्थल में से मौर्य शासक धवल का 738 ईस्वी से संबंधित लेख मिला है। नेनवा क्षेत्र बूंदी से मिला है। यहाँ पर उत्खनन कार्य श्री कृष्ण देव के निर्देशन में संपन्न हुआ था। इस स्थल से 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद है डडीकर, ये अलवर से मिला हुआ क्षेत्र है। इस स्थल से 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। सोंथी ये बीकानेर में मिला है। खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी 1953 में और यह कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बांका क्षेत्र मिला है भीलवाड़ा जिले में और राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा यहाँ पर मिली है। गुरारा सीकर जिले में स्थित है और यहाँ से हमें चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। बयाना ये भरतपुर में स्थित है और इसका प्राचीन नाम था श्रीपंथ और यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के
एवं नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब जान लेते हैं संस्कृति, उनके काल के आधार पर और स्थलों के आधार पर। तो देखिए, पुरापाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो है डिडवाना जायल नागौर में, भानगढ़ अलवर में, विराटनगर जयपुर में, दर भरतपुर में, इंद्रगढ़ कोटा में। इसके बाद है मध्य पाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो बागौर भीलवाड़ा, विराटनगर जयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मिले हैं। नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं आहड़ उदयपुर कालीबंगा, हनुमानगढ़ गिलुंड राजसमंद और झर जयपुर में। ताम्रपाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर और बालाथल उदयपुर में मिले हैं। ताम्रयुगीन स्थल जो मिले हैं वो गणेश्वर सीकर में, साबड़िया पुंगल में, पुंगल बीकानेर में और बुढ़ा पुष्कर अजमेर से मिले हैं। बेणेश्वर डूंगरपुर, नंदलालपुरा किराड़ोत और चितवाड़ी जयपुर से, कुराड़ा पर्वतसर से, पलाना जालोर से, मलाह भरतपुर से और कोल माहौली सवाई माधोपुर से, नोह भरतपुर से, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर जोधपुरा और सांभर जयपुर से मिले हैं। अब जो लोहयुगीन स्थल मिले हैं वो रेंड नेनवा, टोक भिनवाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, चक 84 तरखानवाला गंगानगर और इसवाल उदयपुर से मिले हैं। अन्य तथ्य इससे सभ्यताओं से जुड़े जान लेते हैं राजस्थान के सभ्यताओं से। तो नोह एवं जोधपुरा के उत्खनन से तांबे की सामग्री नहीं मिली है। आर्य सभ्यता के समकालीन राजस्थान के पुरा स्थलों में सुनारी झुंझुनू, बेराट जयपुर, अनूपगढ़ गंगानगर, चक 84 गंगानगर, तरखानवाला गंगानगर, नोह भरतपुर एवं जोधपुरा जयपुर प्रमुख है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।